आज की कहानी अमेरिका से शुरू होती है क्योंकि एली अमेरिका में ही पली बढ़ी। उसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं उसके माँ बाप जो भारतीय थे वो उसकी शादी भारत में करना चाहते थे। एली की माँ कहती है, हम एली को भारत लेकर कभी नहीं गए हैं। मैं चाहती हूँ कि उसे भी हमारे कल्चर के बारे में पता चले। सही कह रही हो। वक्त की कमी के कारण हम लोग हमेशा अपने काम में लगे रहे, लेकिन बेटी को पूरा अमेरिकन बना दिया। क्या करते, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हम इसे भारत ले चलते हैं। हाँ चलो, मैं आज ही उससे बात कर लेता हूँ। पिता एली के कमरे में जाते हैं। बेटा एली, हम भारत जा रहे हैं, सामान पैक कर लो। नो पापा, वो पुअर कंट्री है, तभी तो हम यहाँ आए थे ना। अब हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, भारत तो बहुत तरक्की कर रहा है। तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो भारत के बारे में, इसीलिए हम तुम्हें वहाँ ले जा रहे हैं। वही तो हम लोगों का देश है। नो पापा, वो मेरा देश नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुई, पली बड़ी, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? लेकिन माता पिता के सामने एली की एक नहीं चलती और उसे भारत आना पड़ता है। वाओ मॉम, ये तो बहुत प्यारी कंट्री है। मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लेकर आए? बेटा, हम पैसे कमाने और घर बनाने में व्यस्त थे, लेकिन कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। अब बता, कैसा लगा भारत? एली को भारत बहुत सुंदर लगता है। वो चाहती है कि वो यहीं रह जाए। माँ, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। कुछ करो ना कि मैं यहीं रहूं। मैं यहाँ जॉब करूंगी। बेटा, वैसे भी हम यहाँ तेरी शादी के लिए लड़का देखने आए थे। तेरी शादी करा कर ही जाएंगे। एली माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है और फिर लड़का देखकर फाइनल कर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सासू माँ कहती हैं, अरे बहू देख, ये अमेरिका तो है नहीं। यहाँ देर तक सोना, रात भर पार्टी, शराब नहीं चलेगा। ये तो मैं वहाँ भी नहीं करती थी। आपने किसको कहा कि मैं करूँगी? वो क्या है ना, खूब जानती हूँ मैं अमेरिका की लड़कियों को। अच्छा, कैसे जानती हैं आप? मुझे आए तो अभी महीना भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ एली का पति रोहन आ जाता है। वो क्या है ना एली, बाहर के देशों के यूथ की इमेज हमारे देश में ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझसे शादी को हाँ क्यों की? क्योंकि तेरे माता पिता भारतीय है, इसलिए। तो फिर ये कैसे सोचा कि मैं वहाँ के कल्चर को अपना लूंगी? खैर, एली घर के कामकाज में लग जाती है। वो सास ससुर की सेवा करती, कायदे से सारे रिश्ते निभाती और प्यार से रहती। लेकिन फिर एक दिन बुआ सास आती है। मेरा तो इस घर में आना ही बंद करा दिया विमला भाभी ने। अमेरिका की बहू ले आई है, पता है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है फिर भी। तभी वहाँ एली आ जाती है। वो बुआ सास के पास बैठ जाती है। कैसी है बुआ जी आप? मैं तो हमेशा रोहन से कहती हूँ कि मुझे आपके घर ले चले। मैंने गाँव नहीं देखा, अब मुझे क्यों नहीं बुलाती? हाय रे, जीती रे बहू, तू तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती है। लेकिन मुझे तो लगा कि नहीं, मैं बस रहती वहाँ थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे भारत की संस्कृति और भाषा सब सिखाया। वाह वाह, धन्य है ऐसे माता पिता। वैसे मैं ये कहने आई थी कि तेरे मामा जी भी तुम लोगों की देखा देखी अमेरिका की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा रहे। चलना है ना शादी में? तभी वहाँ मामा भी शादी का कार्ड लेकर आ जाते हैं। चलो अच्छा है, सभी यहाँ एक जगह ही मिल गए। मेरे बेटे की शादी है और लड़की अमेरिका की है। एली बहू, जरूर आना। जी जरूर। खैर, एक ही परिवार में दो अमेरिका की बहू आ जाती हैं। मामा की बहू, एली, तुम यहाँ कैसे रह रही हो? मैं तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। लेकिन तुमने तो मोहन से शादी की है। मोहन की मम्मी पापा तो यहाँ है, फिर तुम कहाँ जाओगी? मैं वापस जाऊंगी अमेरिका मोहन को लेकर। वो तो मैंने हिंदी बोलना सिर्फ काम के लिए सीखा था। ये गलत है, ऐसा मत करना। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। पर मैं भारत की नहीं हूँ तो मैं कर सकती हूँ। एली जब से मामा की बहू की बात सुन लेती है वो परेशान हो जाती है। उसी रात वो रोहन से बात करती है। रोहन, वो मामा जी की बहू है ना? कौन, वो अमेरिका वाली? हम लोगों की देखा देखी मामा जी भी घर में अमेरिका की बहू ले आए। ऊपर से ना लड़की को देखा था, ना कभी बात की। वैसे क्यों, क्या हो गया उसे?
वो बोल रही थी कि वो मोहन भैया को लेकर अमेरिका चली जाएगी। अरे नहीं नहीं, मामा के घर में तो सिर्फ मोहन का ही सहारा है। वो चला जाएगा तो कैसे चलेगा? वही तो, क्यों ना हम लोग मामा और मोहन से बात करें। ठीक है, कल मेरी छुट्टी है, हम दोनों चलते हैं मामा के घर। अगले दिन दोनों मामा के घर जाते हैं। अरे कैसे आना हुआ, आओ आओ। एली बेटा, हमारी बहू भी अमेरिका की है, तो यह मत सोचना कि हमें ऐसा लगेगा कि न जाने कौन आ गया हम लोगों के घर। और नहीं तो क्या, तुम्हारे तो माँ बाप फिर भी भारत से है, हमारी बहू का तो भारत से कुछ लेना देना नहीं। और क्या, विमला ने क्या सोचा था कि बाहर की बहू लाकर ये शो करेगी कि वो कितनी हाई फाई है। आरा कम तो हम भी नहीं है। मोहन बेटा और बहू जरा आओ तो, रोहन और एली आए हैं। तभी वहाँ मामा की बहू छोटे कपड़े में आकर खड़ी हो जाती है, हाथ में वाइन का ग्लास, और पीछे से मोहन आता है। अरे रोहन, एली, कम जॉइन अस, हम कमरे में पार्टी कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मामा की बहू एली के सामने ग्लास बढ़ा देती है। नहीं नहीं, आई डोंट ड्रिंक। यार मोहन, तू दिन में कब से पीने लगा? अरे यार, जब से अमेरिका में शादी हुई है। वैसे भाभी तो लग रहा है जैसे भारत की किसी गांव की हो। हाँ, हम उसी में खुश है। वो क्या है ना, पढ़ी लिखी लड़की परिवार के लिए अच्छी होती है। हाँ, लेकिन हमारी वाली ने तो भारत में ही हमें अमेरिका दिखा दिया है। वैसे एली, तुमको भी हमारी बहू से कुछ सीखना चाहिए। एली को मामी पर गुस्सा आता है। जरूर मामी, मैं सीख लेती, लेकिन आपकी बहू तो यहाँ है ही नहीं। वो जाने वाली है ना अमेरिका वापस, वो भी मोहन को लेकर। आप लोगों से वो परेशान है, कह रही थी वो किसी भी कीमत में सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। खैर, हम लोग आपको सिर्फ बताने आए थे, अब ये आपके घर का मामला है, आप ही देखो। ये बोलकर एली जाने के लिए रोहन के साथ खड़ी होती है कि अरे एली बेटा, ये क्या कह रही हो? मोहन तो हमारा इकलौता बेटा है। तुझे देखकर ही तो हम लोग ने भी अमेरिका की बहू लाने का सोचा। सॉरी मामी, मामा, अमेरिका की मैं जरूर हूँ, लेकिन मेरी जड़ें भारत की हैं। अमेरिका की बहू चाहिए तो वहाँ का कल्चर भी साथ आएगा ना। चलिए रोहन। नंदग्राम शहर में प्रिया अपने पति अरुण और सास ससुर के साथ रहती है। प्रिया की एक बड़ी ही बुरी आदत है, उसे हर बात पर अपनी ही चलानी होती है। अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी करती थी। एक बार की बात है, प्रिया को एक बहुत ही महंगी साड़ी पसंद आ गई। सुनिए जी, ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी लग रही है, पर अगर इसे मैं पहनूंगी तो और अच्छी लगेगी ना? हे भगवान, प्रिया तुम्हें पता भी है ये 7,000 की साड़ी है। हाँ तो क्या हो गया, आप अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? प्रिया अरुण से रूठ जाती है और उसकी नौटंकी शुरू हो जाती है। प्रिया देखो, मेरी अभी इस महीने की तनख्वाह भी नहीं आई है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो जो मैं कहूँ वो तुम दिलाते थे, पर अब एक चीज मांग लो तो इतने बहाने करते हो। अब तो बीवी पुरानी हो गई है ना। ओफो प्रिया, तुम बिना कैसी बातें करती हो? मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बात पैसों की नहीं है जी, आप तो मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। आपको पता है कि आज मैंने आपके लिए मनपसंद दम आलू बनाए और आप हैं कि मुझे हर चीज के लिए मना कर देते हैं। क्या करें, कोई बात नहीं, तकदीर मेरी। प्रिया की ये नौटंकियां अरुण की समझ से परे थी। वो हमेशा की तरह इस बार भी प्रिया की बातों में आ गया। अच्छा बाबा, ले लेना साड़ी, बस अब तो खुश हो जाओ। सच हो अरुण, तुम बहुत अच्छी हो। प्रिया तुरंत ही उदास से एकदम खुश हो जाती है और अरुण को गले लगा लेती है। अगले दिन प्रिया अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है। अरे बहू सुनो तो। जी मम्मी जी। बहू, वो रविवार को हमें अरुण के ताऊ जी के घर जाना है, तो तुम और अरुण पैकिंग कर लेना, अगले दिन वापस आ जाएंगे, ठीक है बेटा? प्रिया कमरे में बैठी ये सोच रही होती है कि कैसे ये प्लान कैंसिल करे। रविवार का तो मेरा शीला की पार्टी में जाने का प्लान था,
क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। रविवार का दिन आ जाता है और सब अरुण के ताऊजी के घर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अरे भाई चलो भी, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ चलो। अचानक से प्रिया पेट पकड़कर चिल्लाने लगती है, मेरा पेट। अरे क्या हुआ प्रिया? बैठ जाओ इधर। पता नहीं क्यों पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुको, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मुझे ना, मेरे पास दवाई है, वो मैं ले लेती हूँ। बेटा एक काम करते हैं, बहू की तबीयत खराब है तो हम लोग जाना कैंसिल कर देते हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ताऊजी ने बड़े ही प्यार से आप लोगों को बुलाया है, आप सबको जाना ही चाहिए। पर तुम्हें ऐसे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं प्रिया? ओफो जी, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप लोग जाइए, लेट हो रहा है आपको। ठीक है, अगर बहू कह रही है तो हम चलते हैं। ठीक है प्रिया, हम जाते हैं, पर तुम अपना ख्याल रखना। वो सब दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं और प्रिया खुश हो रही होती है। प्रिया दरवाजा बंद कर लेती है। बाप रे, मेरे ससुराल वाले भी ना कितने भोले हैं, बेचारे हमेशा मेरी बातों में आ जाते हैं। चलो मेरा काम तो हो गया। प्रिया शीला की पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और तभी अरुण का कॉल आ जाता है। ओफो, अब इन्हें क्या चाहिए? हेलो, कैसी तबीयत है प्रिया? हाँ, थोड़ा तो कम हुआ है पेट दर्द, दवाई ले ली है, सही हो ही जाएगा। अच्छा सुनो, हम ना वापस आ रहे हैं। ताऊजी के गांव में बहुत बारिश हो रही है, तो उन्होंने कहा है कि सड़कें बंद हो जाएगी, तो आप यहाँ पर मत आइए। हाँ हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो रखती हूँ फोन। अरुण, बाद में करते हैं बात, तबीयत ठीक नहीं है ना। प्रिया अरुण का फोन काट देती है और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में जाने के लिए तैयार होने के बाद जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है, खुशी के मारे वो गुनगुना रही होती है, ला 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 ला। पर दरवाजा खुलते ही सामने अरुण और उसके सास ससुर खड़े होते हैं। उन्हें देखकर वो चौंक जाती है और वो सब लोग प्रिया को देखकर चौंक जाते हैं। अरे तुम तो एकदम ठीक लग रही हो, फोन पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कितनी बीमार हो। वो तो मैं हुई। अरे तो इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? वो शीला की यहाँ पार्टी थी। इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला, तुम ताऊजी के घर नहीं आना चाहती थी, है ना? पहली बार प्रिया के पास कहने को कुछ नहीं था। आज उसके ससुराल वालों के सामने उसकी नौटंकियों की पोल खुल चुकी थी। वो शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़ी रहती है। भारिया गांव के सरकारी अस्पताल में धर्म सिंह चिंतित खड़ा था। अम्मा, मुझे बेटा ही होगा ना? हाँ मेरे लाल, तुझे बेटा ही होगा, हमारे वंश का वारिस। मुबारक हो, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। क्या? दो लड़के? नहीं नहीं, एक लड़का और एक लड़की। क्या? धर्म सिंह का सारा उल्लास धरा का धरा रह गया। अब उसे दूसरी चिंता सताने लगी, लड़की की शादी की। अम्मा, अब इतनी महंगाई में इस लड़की को कैसे पालू पोसूं? और इसकी शादी? बाप रे बाप। आपकी पत्नी आपको अंदर बुला रही है। कमरे के अंदर पद्मा के बगल में 2 बच्चे थे। देखिए जी, दोनों आप पर ही गए हैं। अब लड़का कौन सा है? ये रहा। धर्म सिंह ने अपने बेटे को उठाया और उसे चूमने लगा। कुछ देर बाद, ए जी, इसे भी देखिए ना, इसके नए नक्श कितने सुंदर हैं। हाँ हाँ, रहने दो। ये सुनकर बेचारी पद्मा का मुंह उतर गया। कुछ दिन बाद वे दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंचे।
धर्मा सिंह की माँ ने सबकी नजर उतारी। पद्मा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ जी, बोलिए। मैं इस लड़की को अपने एक मित्र को दे रहा हूं। अब से वही इसका पालन पोषण करेगा। लेकिन ये हमारी बेटी है। मैं जानता हूं, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो पद्मा। इतने महंगाई के जमाने में हम दो दो बच्चों को कैसे पालेंगे? ऊपर से ये लड़की है, इसकी शादी ब्याह का खर्चा कहां से लाएंगे? मेरा जो मित्र है उसकी कोई संतान नहीं है। वो हमारी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पालेगा, हमसे भी बेहतर। आप जब इतने बड़े परिवार को पाल सकते हैं, तो क्या आप इस नन्ही की जान को नहीं पाल सकते? पद्मा, मेरी बात समझो। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हम इसे नहीं पाल पाएंगे। लाओ, इसे मुझे दे दो। पद्मा अपनी बेटी को पकड़कर रोती रही और फिर धर्म सिंह के ज्यादा जिद पर उसने रोते हुए अपनी बेटी को धर्म सिंह के हवाले कर दी। धर्म सिंह ने अपनी बेटी अपने दोस्त की पत्नी को दे दी, जो बच्ची को पाकर फूले ना समाई। यह धर्म सिंह अपने बेटे को लाड़ करने लगा। धर्म सिंह अपने बेटे को चलना सिखा रहा था। ये देख पद्मा अपनी बेटी का सोचकर रोने लगी। जैसे जैसे धर्म और पद्मा का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके लाड़ भी बढ़ते गए। अब धर्म अपने बेटे को कंधे पे गांव भर घुमाया करता था। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। हाँ हाँ, ये लो। अब 20 साल बाद बाबा, मुझे फटफटी चाहिए। लेकिन बेटा, तू तो हमारी परिस्थिति जानता है। मेरे सारे दोस्तों के पास फटफटी है, मुझे भी चाहिए। धर्म सिंह ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख अपने बेटे को फटफटी दिलवाई। फिर कुछ साल बाद बेटे को व्यापार के लिए पैसे चाहिए थे, तो धर्म ने अपना खेत भी लाला के यहाँ गिरवी रख दिया। धर्म ने अपने बेटे के लिए गांव में एक किराने की दुकान खोल दी, जिससे अब उसका बेटा कुछ न कुछ कमा ही लेता था। और फिर बड़े धूमधाम से उसकी शादी भी करवाई। लेकिन ब्याह के बाद लाड साहब के तेवर और भी बदल गए। धर्म का बेटा हमेशा उससे झगड़ता रहता। बाबा, मैंने कहा था आपसे कि मेरे ससुराल वालों को ताने मत मारा करो, लेकिन आपको कहाँ मेरी बात सुननी है। अरे बेटा, मैं तो बस समधी जी से मजाक कर रहा था। मजाक? आप उन्हें ताने मार रहे थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और फिर एक दिन धर्म सिंह के बेटे ने अपने माँ बाप को उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया। पद्मा रोने लगी। अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? मैंने सोचा था तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटा मेहनत करे और आप आराम से ठाट से रोटी तोड़े, ऊपर से दिन भर खिटखिट। मैं काम करूं या आपकी खिटखिट सुनते रहूं? जाइए जाइए, अपना रोना कहीं और रोइए। बेटे की ऐसी कटाक्ष भरी बातें सुनकर धर्म सिंह पूरी तरह से टूट गया। पद्मा ने उसे उठाया और वो दोनों रोते रोते वहां से चले गए। दोनों चलकर एक मंदिर के पास पहुंचे। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम प्रसाद तो खा लीजिए। दोनों प्रसाद खाने के लिए प्रांगण में बैठे और वहां पर एक बूढ़ी औरत प्रसाद परोसने आई। भाई साहब, आप? धर्म ने उस औरत की ओर देखा। भाई साहब, मैं आपके दोस्त रवि की पत्नी हूँ। आपको याद होगा
कि 25 साल पहले आपने अपनी बेटी मुझे दी थी। वो देखिए आपकी बेटी खुशी, आज वो एक डॉक्टर है और साथ ही साथ एक वृद्धाश्रम भी चलाती है। बड़ी ही नेक है आपकी बेटी। ये सुनकर धर्म की आंखों से आंसू बहने लगे। पद्मा ने अपनी बेटी को रोते हुए गले लगा लिया और फिर पद्मा ने उनके साथ हुई सारी घटना बताई। माँ, पापा, आप लोग मुझे वापस मिल गए, मुझे सारी दुनिया मिल गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज से आप मेरे साथ मेरे ही घर में रहेंगी। एक तरफ जहाँ धर्म सिंह के बेटे ने धर्म सिंह को घर से निकाल दिया और दूसरी तरफ उसकी बेटी ने उसे अपनाया, जिसे धर्म सिंह ने वर्षों पहले ठुकरा दिया था। शिक्षा, लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती है। प्रतिभा को बचपन से ही सवाल जवाब का बहुत शौक होता है, जिसके चलते मम्मी पापा उसे किताबें ला कर देते हैं, लेकिन वो उनकी जगह गूगल की मदद लेकर अपने पास अतरंगी सवालों का पिटारा भरे रखती है, जिनसे वो लोगों को अपने आगे बेवकूफ दिखाने के लिए हर बात पर सबसे अतरंगी सवाल पूछती रहती है। ओ बहू, कहाँ है? जरा जल्दी इधर आ। क्या हुआ मम्मी जी? ऐसा कौन सा आसमान सिर पर आ गिरा जो इतनी हबड़ तबड़ में बुलाया? अरे आसमान का तो पता नहीं, पर इसकी छत जरूर गिरेगी। कितनी बार बोला है कि इसे रिपेयर करा लो। मम्मी जी, ऐसी क्या चीज है जो आपसे कभी सवाल तो नहीं पूछती, पर फिर भी आपको हमेशा उसका जवाब देना पड़ता है? हे भगवान, यहाँ घर गिरने को आया और इसे केबीसी खेलना है। अरे तू अपने सवालों का टोकरा अपने पास ही रख, मेरा बेटा करा देगा। वो आलसी, उनके भरोसे रही तो छत पक्का गिरेगी। इससे अच्छा है कि जल्द जवाब ही दे दो। प्रतिभा की बात सुन सास असमंजस में वहीं बैठ जाती है, जिसे देख प्रतिभा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। और मती मारी गई थी जो इस सवालों की दुकान को घर ले आई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? अरे हाँ हाँ, आजा, सब तेरी वजह से तो हुआ है। पूरी दुनिया में तुझे कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी शादी करने के लिए, जो इस सवाल बवाल को मेरे सिर पर ला बिठा दिया। अब क्या सवाल पूछ लिया प्रतिभा ने? इस पर सास अभय को प्रतिभा का सवाल बताती है, जिसे सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगता है। अरे माँ, प्रतिभा के पास जाओ और बोलो उसका जवाब है मोबाइल फोन, जो हमसे कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन हमें हमेशा उसके बजने पर जवाब देना ही पड़ता है। ओ हाँ हाँ, चल अब दफा हो, आलसी कहीं का। इस पर अभय के वहां से जाते ही सास प्रतिभा के पास जाकर उसे जवाब दे देती है, जिसे सुन प्रतिभा हैरान रह जाती है, लेकिन अपनी बात के चलते छत की रिपेयरिंग का काम करा देती है। मेरे सवाल का जवाब इतनी जल्दी देना मम्मी जी के बस की तो बात है नहीं। कोई मुझे इतनी जल्दी हरा दे ये कभी नहीं हुआ और ना ही मैं होने दूंगी। अब देखो। इसके बाद तो जैसे बात प्रतिभा के अभिमान की हो जाती है, जिसमें वो सास से बदला लेने का मौका ढूंढने में जुट जाती है। एक दिन, आज ना हमें पड़ोस वाले शर्मा जी के घर डिनर पर जाना है, तो अपने सवालों को घर पर ही छोड़कर जाना, समझी? सास की बात का कोई जवाब दिए बिना प्रतिभा वहां से चली जाती है और रात को शर्मा जी के घर पहुंचते ही उनके बच्चे के साथ खेल खेलने के बहाने अपने सवालों की गाड़ी शुरू कर देती है। पापा, आंटी बहुत सवाल करती है, मुझे उनके साथ नहीं खेलना। अरे ना ना बच्चा, आंटी आपकी नॉलेज के लिए ही तो पूछ रही होंगी ना। अच्छा तो बताओ, एक लड़की 50 फुट की सीढ़ी से गिरी, फिर भी उसे चोट नहीं लगी, क्यों? बच्चे की बात सुनकर शर्मा जी सिर खुजाते बैठ जाते हैं। अब अरे बच्चा, जाओ खिलौने से खेलो, जाओ जाओ। क्यों शर्मा जी, जवाब नहीं पता तो बच्चे को भेज रहे हैं? अरे आप सब भी क्या सवाल जवाब में लग गए, डिनर करते हैं ना। अब तो जवाब सुनकर ही खाना खाऊंगी। क्योंकि वो लड़की आखिरी सीढ़ी से गिरी थी, इसलिए चोट नहीं लगी। मिल गया जवाब, अब कोई बदतमीजी या सवाल नहीं।
अच्छा, तो आज तक मम्मी जी को भी सारे जवाब आप ही बताते थे। क्यों, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंची कि कोई तुमसे तेज कैसे हो सकता है? ओहो, इतना कॉन्फिडेंस। तो बताओ, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? 12। 2 जनवरी, 2 फरवरी एंड कंटिन्यूड। ज्यादा तेज हो। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जिसे तुम छुए बिना पकड़ सकते हो? बात। 2 माँ और 2 बेटी पिज्जा खाने गई। सबने एक एक स्लाइस खाया, फिर भी सिर्फ 3 स्लाइस ही खा पाए। कैसे? क्योंकि उनमें एक ग्रैंड मदर है, फिर उनकी बेटी यानी कि मदर, और फिर उनकी बेटी। हो गई 2 माँ और 2 बेटी। मिल गए 3 स्लाइड का हिसाब। अरे कभी तो अपनी गूगल की दुनिया से बाहर निकलो। अपने आप को अगर इतना ही तेज समझती हो तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। कौन सा फूल सबसे अच्छा है? किसका दूध दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है? कौन सी मिठास सबसे अच्छी है? अभय के सवाल सुन प्रतिभा असमंजस में पड़ चुपचाप बैठ जाती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। प्रतिभा के पास सवाल का जवाब नहीं, ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे कभी गूगल छोड़कर ढंग की किताबें पढ़ी होती तो पता होता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें अभय का जवाब ना दे पाने की वजह से प्रतिभा सवाल पूछना बंद कर देती है, लेकिन साथ ही सुकून से रह भी नहीं पाती, जिसे देखकर एक शाम अभय प्रतिभा को कहता है, देखो, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं था। बस समझाना था कि अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है तो उससे लोगों को नीचा दिखाने की जगह उन्हें सीखने में या मदद करने में इस्तेमाल करो। ज्ञान नहीं, जवाब दो। सबसे अच्छा फूल कॉटन का है, क्योंकि उससे हमें कपड़े पहनने को मिलते हैं। सबसे अच्छा दूध माँ का है, क्योंकि उसकी वजह से एक बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। और सबसे अच्छी मिठास तुम्हारी ज़ुबान में होती है। अगर ज़ुबान से अच्छा बोलोगे तभी तो लोगों से जुड़ पाओगे, उनके मन और जीवन में घर कर पाओगे। अभी भी ज्ञान ही दिया, लेकिन ऐसा जो मेरे पास नहीं था। सॉरी, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि मैं कितना गलत कर रही हूँ, और ना ही किसी ने समझाया। पर अब वादा करती हूँ, गूगल से ज़्यादा किताबों में समय लगाऊंगी, और जो भी सीखूंगी उससे शो ऑफ नहीं करूंगी, लोगों की हेल्प करूंगी। अरे आग लगे, ये भी कोई जिंदगी है? सुबह से चिल्लम चिल्ली पुकार सुन के मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे वो भी क्या दिन थे जब मैं गांव में रहा करती थी। पहले बड़ी सुखी थी मैं। पहले मेरी जिंदगी क्या थी और अब क्या हो गई है। शहर में तो लोग भेड़ बकरी की तरह जीते हैं। जीने का असली मजा तो गांव में है। क्यों, क्या हुआ माँ जी? आज गांव की बहुत याद आ रही है आपको? अरे हाँ बहू, शहर का जीना भी कोई जीना है। लोगों की आधी जिंदगी तो सड़कों के ट्रैफिक में निकल जाती है, और यहाँ रखा ही क्या है। एक बात कहूँ, दिल्ली शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या माँ, जब देखो गांव के गुणगान गाती रहती हो। ठीक है, इस बार ना बच्चों के कॉलेज की छुट्टियों में हम सब गांव चलेंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद सारा परिवार अपने गांव चला जाता है। अरे वाह, कितनी ताजी और साफ हवा है, कितनी शांति है यहाँ। चल बहू, अब बढ़िया सा खाना बना दे, मजे से आंगन में बैठ के खाएंगे। सुशीला गांव का माहौल देख बड़ी खुश होती है। 2 दिन के बाद गांव की कुछ औरतें सुशीला के घर आती हैं। बड़े दिनों के बाद गांव आई है सुशीला। हमें तो लगा कि तू शहर जाके गांव को भूल गई। और बतिया, तेरी बहू कैसी है? जरा मिलवा तो उससे। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं, जो मुझे जानकी जैसी बहू मिली है। हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती है, और आज तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया उसने। सुशीला की बातें सुनकर सभी औरतें हंसने लगती है। अरे कुछ भी बोले जा रही है। तबीयत तो ठीक है?
तेरी बहू चांद से आई है क्या? क्यों बहनों, दुनिया की कोई भी बहू अच्छी होती है क्या? सब औरतें ममता की हाँ में हाँ मिलाती हैं। अरे मैं तो कहती हूँ दुनिया की हर बहू सास का खून चूसने वाली डायन होती है, डायन। मैं तो एक बिल में 1000 सांप के साथ रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बहू के साथ नहीं रह सकती। हाँ, तूने सही कहा। मेरी बहू तो तेरी बहू से भी 2 कदम आगे है। सब औरतों की बातें सुनकर ममता मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे ये गांव सुधर गया, लेकिन औरतें नहीं सुधरी। अगर थोड़ी देर और इनकी बेवकूफी भरी बातें सुनूंगी तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। फिर सुशीला उन औरतों को घर से दफा कर देती है और राहत की सांस लेती है। अरे बहू, जरा बाम लाके मेरे सर पर तो लगा दे। उन औरतों की फालतू बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया है। इस गांव की औरतों का तो भगवान ही मालिक है। फिर अगले दिन सुशीला की सास उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ क्या आराम फरमाने आई है? आखिर ये तेरा ससुराल है। चल चल, घर के कामों में हाथ बटा। शहर में कुछ काम धाम तो करती नहीं है। जरा अपने आप को तो देख, कितनी मोटी हो गई है। सारा दिन घर का काम करने के बाद शाम को सुशीला, हाय मेरी कमर, हाय मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया। आज तो मुझसे मक्खी भी न मारी जाएगी। अरे बहू, जरा आकर मेरे हाथ पैर तो दबा दे। जी माँ जी, अभी आती हूँ। तभी सुशीला की सास जानकी को रोकते हुए कहती है, अरे रुक जा बहू, एक दिन काम करके इसको इसकी नानी याद आ गई। हम लोग तो रोज इतना काम करते हैं, कोई जरूरत नहीं इसके हाथ पैर दबाने की। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सुशीला अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। इस तरह धीरे धीरे गांव आने के बाद सुशीला की परेशानी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन, अरे आज तो मैं कपिल शर्मा देखूंगी, क्योंकि आज संडे है। सुशीला जैसे ही टीवी ऑन करती है तभी बिजली कट जाती है। अरे सत्यानाश, इस बिजली को भी अभी जाना था। इतने दिनों से मैं टीवी सीरियल देख नहीं पाई। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, अरे पता नहीं ये गांव कब सुधरेगा। अरे अब तो 2 दिनों के लिए बिजली को भूल जा, ये तो यहाँ रोज की बात है। अब इस अंधेरे में रहने की आदत डाल ले। हाँ। हे भगवान, अब क्या होगा? ऊपर से इन मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है। दूसरी तरफ घर के काम कर करके और बिना किसी सुविधा के सुशीला तंग आ जाती है और उसे शहरी जीवन याद आने लगता है। क्यों माँ, मजा आ रहा है ना? अरे, आपने ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? मुस्कुराइए, अब हम गांव में हैं। मोहन के साथ जानकी भी अपनी सास की खिंचाई करती है। हाँ हाँ माँ जी, आप ही तो यहाँ की बड़ी तारीफ कर रही थी। फिर अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं, वैसे भी अब तो आप यहीं रहने वाली है ना? अरे नहीं नहीं बहू, मैं एक दिन और यहाँ रुकी तो मर जाऊंगी। मुझे शहर ले चलो। क्या दिन थे, कितनी सुखी थी मैं वहां। ठीक है माँ, हम कल ही वापस शहर चले जाएंगे। इस तरह सुशीला शहर आ जाती है और फिर कभी दोबारा गांव जाने की जिद नहीं करती।